नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी सियासी दिग्गज बिहार में अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए। और पिछले 2 महीनों से अधिक वक्त से बिहार की भी जनता यही सोच रही है, इस बार किसकी सरकार होगी, तेजस्वी रफ्तार पकड़ेंगे या फिर से कुर्सी कुमार यानी नीतीश बाबू कुर्सी बचाने में सफल साबित होंगे। तो चलिए हम आपको आज बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाले हैं, ओपिनियन पोल देने वाले हैं। यूं तो बड़े बड़े चैनल, मीडिया चैनल ओपिनियन पोल में सीटों की संख्या बताते हैं, लेकिन हम आपको वोट परसेंटेज बताएंगे और अगले एपिसोड में हम आपको सीटों की संख्या भी बताएंगे। और ये हम दावा हवाई नहीं कर रहे हैं, मैं खुद बिहार के कई जिलों में घूम के आया हूँ। वहाँ की हवा की, वहाँ के लोगों को नब्ज को हमने समझने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी दल की भूमिका में तेजस्वी यादव हैं, यानी लालटेन है, यानी आरजेडी है। यह पहला मौका है जब लालू यादव आरजेडी के मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी बेटे तेजस्वी यादव ही लालू की भूमिका में आ चुके हैं। वह अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आरजेडी को 2015 के चुनाव में 18.35% वोट मिले थे। उसकी बड़ी वजह यह थी, उसकी वजह क्या थी कि पिछली बार आरजेडी महज 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और कई लोगों का मानना है कि इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव अभी वो भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं लोगों का, जिसकी वजह से आरजेडी का वोट परसेंटेज बढ़ जाए। तो जो पिछली बार आरजेडी 18.35% वोट पाई थी, इस बार भी उसका जो वोट परसेंटेज रहेगा 18 से लेकर के 20% के बीच में ही रहेगा। यानी किसी भी कीमत पर आरजेडी का वोट परसेंटेज 20 से ज्यादा नहीं होगा और 18 से कम भी नहीं होगा। तो यानी ये रही आरजेडी की बात। अब बात करते हैं सत्ताधारी जेडीयू की। जेडीयू पिछली बार 16.83% वोट पाई थी, जबकि उस समय वह भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। इस बार जेडीयू 22 सीटों पर अधिक चुनाव लड़ रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। यानी इस बार जेडीयू जो है 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जेडीयू के वोट परसेंटेज में गिरावट आएगी, क्योंकि अधिकतर लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसी लिहाज से हमने देखते हुए, क्योंकि 22 सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ने के बाद भी जेडीयू का वोट परसेंटेज कम होगा और इस बार जेडीयू 14 से 16% वोट के बीच ही सिमट सकती है। सीटों की संख्या हम आपको कल बताएंगे। यानी इस बार जो पिछली बार 16.83% वोट पाने वाली जेडीयू इस बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 16% से कम वोट पाएगी और उसकी जो वोटों की जो संख्या होगी, जो वोटों का लिहाज से फीसदी होगी, 14 से 16 के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी पिछले चुनाव में 24.42% वोट पाई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पिछली बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी और वह लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा था, जिसकी वजह से उसका वोट परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन इस बार उसका वोट परसेंटेज कम होगा और काफ़ी कम होने की उम्मीद है। लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी 110 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को उतारी है। जेडीयू और जब बीजेपी का बंटवारा हुआ तो जेडीयू के खाते में 122, बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई। लेकिन जब वीआईपी पार्टी बीजेपी के साथ यानी एनडीए में जब शामिल हुई तो बीजेपी ने अपने हिस्से की 11 सीटों को वीआईपी पार्टी को देने का फैसला लिया और इस बार
जो बीजेपी का वोट परसेंटेज होगा 19 से लेकर 21 के बीच, यानी तकरीबन उसे करीब 4% वोटों का इस बार नुकसान होगा बीजेपी को। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जो पिछली बार 6.66% वोट पाई थी, कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज में गिरावट होगी और जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज होगा वह 5 से 6 के बीच रहेगा, यानी 6 से बहुत ज़्यादा कांग्रेस का वोट परसेंटेज जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका वहां इम्पैक्ट बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी की भी आज पहली रैली हुई, लेकिन लोग तेजस्वी को देखने ज़्यादा जमा हुए थे। वो राहुल गांधी में बिहार के लोग दिलचस्पी कम ले रहे हैं, कांग्रेस में दिलचस्पी कम ले रहे हैं। इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी कुछ बहुत कमाल नहीं करती दिख रही है। अब बात करते हैं एलजेपी की। रामविलास पासवान के निधन के बाद कुछ लोगों को लगता है कि एलजेपी को सिंपैथी मिलेगी, उसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं इस बार एलजेपी बीजेपी से अलग भी चुनाव लड़ रही है, तो उसका भी खामियाजा एलजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी अपने पिता के कर्म में व्यस्त थे और बहुत जो है प्रत्यक्ष तौर पे अभी वो चुनावी सभाएं जो है नहीं कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, पिछली बार एलजेपी का जो वोट परसेंटेज रहा वो 4.83% रहा, लेकिन इस बार उसका वोट परसेंटेज जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि एलजेपी इस बार जो सीटों की संख्या है वो कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बार एलजेपी का जो वोट परसेंटेज होगा वो 6 से लेकर 7% के बीच में होगा। यानी चिराग पासवान इस बार पहली बार एलजेपी की जब अगुवाई करेंगे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार उसके वोटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दो और चेहरों की, क्योंकि उन चेहरों से ही उनके पार्टी का वजूद है। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की। जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार किस्मत आजमाई, लेकिन कुछ खास न कर सके और उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव हारी। वोटों में भी बहुत ज़्यादा वोटों को भी वो अपने तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाए, अपनी तरफ वोटरों को वो मतदाताओं को रुझा नहीं पाए। लेकिन पिछले 1-2 सालों में, खासकर 2 सालों में पप्पू यादव पटना के आसपास के बेल्ट में काफ़ी सक्रिय रहे और इस बार चुनाव में पप्पू यादव को लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वोटरों को इस बार भी रुझा पाएंगे, क्योंकि पटना बेल्ट के बाद अन्य जो धीरे धीरे जैसे आप पटना से दूर होते जाइएगा, पटना के रेडियस से आप बाहर होते जाइएगा, तो पप्पू यादव के मतदाता जो है वो कम होते आपको दिखेंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में अभी लोग पप्पू यादव पर यकीन नहीं जता पा रहे हैं, भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और इस बार पप्पू यादव को जो वोट मिलने की संभावना है वो 2 से 3% के बीच में होगी, यानी उनका वोट परसेंटेज जो है वो 2 से 3% के बीच में होगा। अब बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की। कुछ लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को बिहार की राजनीति का सेंसेशन बता रहे हैं, क्योंकि वो पहली ऐसी प्रत्याशी है जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन वो कई सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रही है, लगभग बिहार के कुछ 1-8 सीट शायद बचे हों, अदरवाइज सब पे उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वहाँ उन्होंने अनाउंस कर दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी युवा मतदाता उनको जानता है, लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति खासकर बिहार जैसे परिवेश में जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहस्थ महिलाएं हैं, या फिर आपके जो बुजुर्ग हैं खासकर 50, 55 या 60 साल के आसपास के लोग, वो लोग सोशल मीडिया पर उतने सक्रिय नहीं रहते हैं। तो पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया की नेता तो बन गई हैं, लेकिन हकीकत है कि अभी वो जमीन की नेता नहीं बन पाई हैं। और दूसरी बात, जब जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में जब चलने शुरू होते हैं, जो चुनाव के 3-4 दिन पहले होते हैं, अभी आप देखिए 28 को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन आज से माहौल में एक अलग जो है हवा जो है धीरे धीरे बिहार की बदल रही है। लेकिन हाँ, चलिए बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को, यानी कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं
तो पुष्पम प्रिया चौधरी को 2% से लेकर के 3.5% वोट लगभग मिल सकते हैं। हालांकि अगर वो 2% वोट भी लगभग अगर पाने में सफल होती हैं तो डेब्यू मैच के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन होगा और आगामी चुनाव में अगर वो अगले 5 साल कंटिन्यू सक्रिय रहेंगे लोगों के बीच में, क्योंकि अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है, चुनावी मौसम में बहुत सारे जैसे होता नहीं है, बरसात में बहुत सारे मेढक चले आते हैं, जब चुनावी बरसात होते हैं तो उसमें ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव एक बार खत्म हो जाता है फिर वह जनता से फिर दूरी बना लेते हैं और अगले चुनाव का वो इंतजार करते हैं कि जब अगले चुनाव होंगे तब जाकर के फिर हम आएंगे और फिर जनता को सपने दिखाएंगे। तो फिलहाल इतना ही कि पुष्पम प्रिया चौधरी भी 2% से लेकर 3.5% के आसपास वो वोट पा रही हैं। सीटों का जो संख्या है, जो ओपिनियन पोल है, वो हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लोक सेवा न्यूज और बाकी ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और आपका अनुमान क्या है जरूर उसे कमेंट करके हमें बताइए।